जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। डीडीसी चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग जो है वो जारी है। 57 सीटों के लिए वोटिंग की जा रही है। आपको बता दें कश्मीर डिवीजन की 37 और जम्मू की 20 सीटों पर मतदान हो रहा है। दोपहर 2 बजे तक वोट डाल सकेंगे सभी मतदाता। 22 दिसंबर को नतीजों का इंतजार सभी को है। डीडीसी चुनाव में मतदाता बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। 5वें चरण का आज मतदान है। ऐसे में खास ये चुनाव इसलिए भी कि 370 खत्म होने के बाद ये पहली बार है जब चुनाव हो रहा है और आप तस्वीरों में देखेंगे तो महिलाएं बढ़ चढ़कर इस वोटिंग में हिस्सा ले रही हैं। जानते हैं कि अभी इलेक्शन टाइम चल रहा है, तो आज 10 तारीख को वोटिंग थी। तो हम सभी के लिए सबसे पहले यही जरूरी है कि हम लोग वोट करें। वोट हमारा अधिकार है। हमें आज अपने सारे काम काज छोड़ के सबसे पहले वोट करना चाहिए, क्योंकि यही एक मौका है कि हम अपने लिए एक सही कैंडिडेट चुनें। हमारे लिए स्कूल होने चाहिए, कॉलेज अच्छे से होने चाहिए और बिजली भी अच्छे से प्रोवाइड होनी चाहिए और रोड भी अच्छे होने चाहिए। सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड होना चाहिए। यस, मैं फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करने जा रही हूँ और हमें क्या चाहिए? हमें तो अपने देश के लिए, गांव के लिए इधर डेवलपमेंट चाहिए। रोड, हमें क्या चाहिए? रोड अच्छा बना होना चाहिए। हमारे लिए स्कूल होने चाहिए, कॉलेजेस होने चाहिए। हमें खाने पीने के लिए सब कुछ मिलना चाहिए, मतलब प्रोवाइड होना चाहिए। डीडीसी चुनावों के 5वें चरण की पोलिंग आज जम्मू कश्मीर में चल रही है, जिसमें 37 जो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पर आज वोटिंग हो रही है। आप देखेंगे सुबह का समय अपने घरों से निकलकर यहां अपने वोट का जो है इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं और मकसद बड़ा साफ कि वो एक बेहतर कैंडिडेट अपना चुन सकें। यहां वोटिंग लिस्ट पे पहले अपना नाम चेक किया जाता है और उसके बाद यहां आपको बता दूं कि जो इलेक्शन कमीशन ने इस बार जो खास प्रबंध किए हैं, क्योंकि कोविड की सिचुएशन है, ऐसे में मास्क हो, सैनिटाइजर हो या फिर तो थर्मल इमेजर है जिसके जरिए यहाँ पर जो भी शख्स पहुंचेंगे उनका टेम्परेचर मेजर करना हो, वो सारी चीजें जो हैं वो की जा रही हैं ताकि कोरोना का जो खतरा है उसमें किसी भी तरह से कोई भी जो इसके फैलने का जो है वो खतरा ज्यादा ना बढ़े। और उसके बाद यहाँ पर आपको बता दूं कि पोलिंग के लिए लोग जो हैं वो सुबह सुबह पहुंच रहे हैं। पोलिंग स्टेशन पर अगर बात की जाए तो जम्मू में जो 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं या कश्मीर की जो 17 हैं वहां पर पर्याप्त मात्रा में पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं ताकि अगर किसी भी तरह से जो लोग यहाँ पहुंचे हैं उनको ज्यादा जो है इंतजार ना करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा पोलिंग जो है हो सके। सुबह 7 बजे ये पोलिंग शुरू हुई थी और 2 बजे तक ये पोलिंग चलेगी और कहीं ना कहीं मकसद सबका एक है कि एक बेहतर जो है वो नुमाइंदा अपना चुन सके। मैं अंदर की बात करूंगा तो आप देखेंगे अंदर भी जो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है वो की गई है। जो इलेक्शन कमीशन द्वारा जो डिफरेंट ऑफिशियल्स हैं या उनके जो पोलिंग एजेंट रहते हैं ताकि एक बेहतर और फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है वो यहाँ हो सके, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये चुनाव पहली बार हो रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा जरूरी हो जाता है लोगों के लिए भी कि ये बेहतर एक नुमाइंदा चुन सके। सर क्या लगता है किस तरह का नुमाइंदा आप चुनने वाले हैं, क्योंकि ये चुनाव तो पहली बार हो रहे हैं? देखिए, जो भी नुमाइंदा हो अच्छा हो, अपने जो यहाँ का काम काज ठीक तरह से चला सके, गवर्नमेंट के साथ मिल के काम कर सके, ऐसा नुमाइंदा चाहिए। आपके इलाकों में ज्यादातर इशू क्या होते हैं जिसमें आपको लगता है ये इशू एड्रेस होने चाहिए? काम काज जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, बस और क्या है। जो मकसद है लोगों का वो यही कि बेहतर डेवलपमेंट हो सके, उनके इलाकों के जो मसले हैं वो एड्रेस हो सके। ये इन मुद्दों को लेकर एक बार फिर लोग अपने जो पसंदीदा नुमाइंदे को चुनने जा रहे हैं। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के 5वें चरण के चुनाव जो है वो शुरू हो चुके हैं। आज 7 बजे से पोलिंग बूथ खुल चुके हैं और लोगों ने घरों से बाहर आके अपने मत का इस्तेमाल करना शुरू किया है। हालांकि दिसंबर का महीना चल रहा है और इस वक्त कश्मीर घाटी में काफी ठंड रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग 2-2, 4-4 करके बाहर आते हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त हम गांधरबल के कुरहामा इलाके में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे महिलाएं और पुरुष अपने घरों से निकल के अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए घरों से बाहर
आए हैं। हालांकि कड़ाके की ठंड है, लेकिन ठंड के बावजूद भी लोग जो है वो पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठंड को देखते हुए अंदर पोलिंग बूथ के अंदर हीटिंग अरेंजमेंट्स रखे गए हैं और जहां तक कोविड प्रोटोकॉल का ताल्लुक है तो इसको देखते हुए ये एहतियात बरती जाती है कि जो वोटर वोट डालने के लिए आए उनका न सिर्फ थर्मल स्कैनिंग की जाए बल्कि उनको मास्क दिया जाए। उसके लिए भी यहाँ पे इंतजाम रखा गया है। आप देख सकते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे एक काउंटर रखा गया है जहाँ पे सैनिटाइजर्स, थर्मल स्कैनर्स और मास्क रखे गए हैं ताकि पोलिंग बूथ पे जो भी वोटर्स आए वो बाज़ाब्ता कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए अंदर जाएं और अपने मत का इस्तेमाल करें। तो इस चरण में कुल मिला के 37 सीटों के लिए चुनाव होना है, जिसमें से 17 कश्मीर घाटी में हैं और 20 जम्मू में हैं। और इस चुनाव में तकरीबन 299 कैंडिडेट जो हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद वफाई के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज, कुरहमा, गांधरबल। और अजय चांडियाल, आरिश बिलाल हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। हमने रिपोर्ट जरूर देखी जिसमें मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अजय, पहले आप बताइएगा कि किस तरीके से मतदाताओं में जोश है और अब खास इसलिए भी हो जाते हैं चुनाव 370 के बाद जब लोग घरों से निकल रहे हैं, वो भी कोरोना काल में। शायद लोग ये रियलाइज कर चुके हैं कि यही शांति, यही अमन में अब वो जीना चाहते हैं और इसीलिए बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा भी लेना है। मैंने एक महिला को सुना भी कि सारे काम छोड़िए, पहले वोट डालिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और दफा 370 टूटने के बाद ये पहला चुनाव है और अगर ये कहेंगे कि रोष, जम्मू की बात करें, अगर रोष बहुत ज्यादा होता लोगों में तो शायद लोग वोट डालने के लिए इतनी तादाद में नहीं निकलते। और लोग अगर भाग ले रहे हैं, जम्मू में 65% के करीब चुनाव जो हैं वो देखे गए हैं, जो रूटीन अभी 4 चरण हुए और आज भी काफी अच्छे रुझान जो है वो देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखें तो ये देखिए पीछे भीड़ है, ये जो एक बैठे हैं वोटर लिस्ट लेके, एक जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से वहां पर अपने नाम चेक कर रहे हैं। तो यहां खड़े लोग बताते हैं कि लगभग जो है 4 घंटे की वोटिंग के बाद भी लोग इंतजार कर रहे हैं और आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने मतों का इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर लगातार सिलसिला चल रहा है। महिलाओं की अगर बात करें तो ये क्योंकि पोलिंग बूथ बहुत ज्यादा बनाए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग जो है वो हो सके। यहां पे आप देखेंगे तो महिलाएं पुरुष कतारों में खड़े हैं। इसी अगर पोलिंग जिसमें हम खड़े हैं इस पोलिंग बूथ की, यहाँ पे 2 पोलिंग बूथ हैं और दोनों पोलिंग बूथ पर जरूर 5-5, 6-6 लोग जो है इंतजार में जरूर खड़े हैं कि वो अपने मत का इस्तेमाल कर सके। वजह बड़ी साफ है, लोग चाहते हैं कि एक बेहतर नुमाइंदा वो चुन सके। और आज की अगर बात करें तो 37 जो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पर बिल्कुल यहाँ पर जो मतदान प्रतिशत है वो अपने आप में बहुत कुछ बयान यहाँ पर कर देता है। अजय बने रहिएगा आप हमारे साथ। आरिश भी जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। आरिश, पिछले 4 चरणों की बात करते हैं तो देखा था आपने मतदान केंद्रों के बाहर अच्छी खासी लोगों की जो कतारें थी वो देखने को मिली थी। आज भी तस्वीर कुछ वैसी ही है। वहां पर क्या कुछ हाल है, क्या तस्वीरें हैं? देखिए, अगर हम कश्मीर की तुलना जम्मू से करें तो जम्मू के मुकाबले कश्मीर में वोटर टर्नआउट जो है वो कम रहता है और यही हमने पिछले 4 फेजेस में भी देखा। लेकिन कुल मिला के तकरीबन 40 से 45% के करीब जो है वो लोग अपने घरों से बाहर आके उन्होंने मत का इस्तेमाल किया। खासकर नॉर्थ कश्मीर के बांडीपोरा, बारामूला, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ अच्छी खासी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। लेकिन साउथ कश्मीर में वोटर टर्नआउट जो है वो बहुत कम रहा है। गांधरबल में मॉडरेट टर्नआउट रहा है। पिछले 4 फेजेस में हम लगातार इस डिस्ट्रिक्ट में आते रहे हैं तो हमने ज्यादा लंबी लंबी कतारें नहीं देखी, लेकिन फिर भी जो 5-6 की तादाद में लोग अपने घरों से निकल के अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुल मिला के आज भी जो है वो सुबह 9 बजे तकरीबन 9% जो है उसके करीब वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि कश्मीर घाटी में सिर्फ 4% वोट डाले गए हैं 9 बजे तक, लेकिन जम्मू रीजन में ठीक रिस्पॉन्स रहा है लोगों का। तो इस वक्त हम ऐसे ही एक पोलिंग बूथ पे खड़े हैं गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। आप देख सकते हैं कि एक एक करके जो है लोग अपने घरों से निकल के आ रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए अंदर जाके अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुल मिला के जो लोगों का इशू है वो बिजली, पानी, सड़क है, डेवलपमेंट इश्यूज जो हैं उनको नजर में रखते हुए लोग अपने कैंडिडेट्स को चुनने के लिए बाहर आ रहे हैं। इश्यूज को लेकर देखिए आरिश, बार बार जब लोगों से बातचीत यहाँ पर आपने की थी तो कहते हुए भी नजर आए थे और शायद इसी वजह से निकलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। भले ही जम्मू और कश्मीर में जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें इतना ज्यादा फर्क देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी पहले चुनाव अगर हम देखते हैं 370 के बाद तो काफी संख्या में लोग फिर भी बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरिश और अजय, आप दोनों का ही, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के साथ।
और आगे बढ़ते हुए अगली जो बड़ी खबर है वो पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जहां पर बीजेपी का मिशन बंगाल अब और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज जेपी नड्डा बंगाल के दौरे पर दूसरा दिन आज उनका है। और आज खास बात ये कि अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनके गढ़ में जाकर जेपी नड्डा लोगों के बीच पहुंचने वाले हैं। चुनावी रैली भी होगी और खास तौर पर मछुआरा समुदाय के लोगों से बात करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी के पक्ष में देखिए सीधे तौर पर माहौल बनाने के जो प्रयास हैं वो यहां पर जेपी नड्डा की ओर से किए जा रहे हैं। दूसरा आज उनका दिन है। अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनके गढ़ में गरजने वाले हैं। कल ममता के गढ़ में पहुंचे थे और तमाम बातें जो बीजेपी की ओर से हैं वो पक्ष जो है वो यहां पर रखा गया। तो ममता बनर्जी भी यहां पीछे नहीं है। उनकी ओर से कोशिश यहां पर यह की जा रही है कि पिछले 10 सालों में जो काम यहां पर किए गए हैं उनका पूरा का पूरा ब्यौरा जो है, लेखा जोखा जो है वो यहां पर जनता तक पहुंचाया जा सके और फिर जो हवा है यहां पर चुनावी और जो पक्ष है वो अपनी ओर करने की कोशिशें लगातार जारी उनकी ओर से भी। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं जब पिछले दिनों बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर होते हैं, खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंच चुके हैं, बीजेपी के माहौल में पक्ष बनाने की कोशिश कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जो बीजेपी कह रही है कि टीएमसी की तरफ से हमले बार बार हो रहे हैं, बीजेपी कई कार्यकर्ताओं की तो मौत भी हो गई है, इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश बीजेपी कर भी रही है और कह रही है कि अच्छा और अमन भरा माहौल बीजेपी बना सकती है अगर बीजेपी को मौका मिले तो। लेकिन लगातार टीएमसी के बड़े नेता टीएमसी का साथ छोड़ रहे हैं, ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। और इसी बीच देखिए यहाँ पर चाणक्य नीति क्या अपनाई जा रही है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए वो समझना जरूरी हो जाता है। पश्चिम बंगाल जीतने के लिए बीजेपी की ओर से एक चाणक्य नीति यहाँ पर बनाई गई है और इसके तहत बीजेपी पश्चिम बंगाल में नया नैरेटिव सेट कर रही है। बीजेपी वर्सेस ममता की बजाय अब बीजेपी वर्सेस ओवैसी की कोशिश है और इसके पीछे भी एक अलग स्ट्रेटेजी काम कर रही है और आप कह सकते हैं कि अमित शाह इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर भी रहे हैं। मुस्लिम राजनीति की लड़ाई अब ओवैसी तक करने की कोशिश है। बिहार में हमने देखा ओवैसी की पार्टी AIMIM का अच्छा प्रदर्शन रहा और उसी प्रदर्शन के बाद अब बंगाल में ममता बनर्जी घबराई हुई हैं। ये समझ रही हैं कि जो मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी के फेवर में जाता था वो ओवैसी के फेवर में चला जाएगा। ऐसे में बंगाल का किला फतेह करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है, लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ। बिल्कुल यहाँ पर कोशिश लगातार की जा रही है कि इस चाणक्य नीति को अपनाते हुए बंगाल को फतेह यहाँ पर बीजेपी जो है वो कर पाए। लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी पीछे नहीं है। अलग अलग समीकरण बैठाते हुए पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और इसके अलावा आगे बढ़ते हुए देखिए क्या कुछ वहां पर पश्चिम बंगाल में चल रहा है वो भी आपको बताते हैं। मिशन बंगाल के लिए देखिए बीजेपी ने यहाँ पर 11 सदस्यीय कोर कमेटी जो है उसका गठन यहाँ पर किया है। इसकी इनसाइड स्टोरी आपको समझाते हैं। इस कोर टीम में बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय भी शामिल है। और ये चार मीनार पार बंगाल में अब की बार ये पूरा एड़ी चोटी का जोर आप देख रहे हैं। निर्वाचन क्षेत्रों को 5 भागों में बांटकर आगे की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। हर भाग की जिम्मेदारी बीजेपी के केंद्रीय पार्टी सचिव को दे दी गई है, जो अपने अपने क्षेत्र में माहौल बनाएंगे, लोगों से बात करेंगे। बिल्कुल, केंद्रीय पार्टी सचिव सीएम चेहरे पर अंतिम निर्णय लेने में जुटे हुए हैं, जिसको लेकर बार बार बीजेपी को घेरा जाता है। सौरभ गांगुली इस वक्त अमित शाह की लिस्ट में सबसे ऊपर बताए जा रहे हैं और कई बार अमित शाह से सीधी मुलाकात जो है वो सौरभ गांगुली की हो चुकी है। और इसी बीच में जो यहाँ पर चर्चाएं थी वो बहुत गर्मा गई थी। क्या वाकई में वो चेहरा यहाँ पर हो सकते हैं इन मुलाकातों के बाद? और अमित शाह ये बेहतर समझते हैं कि सौरभ गांगुली वहां के लोगों में अच्छा कनेक्ट बना पाएंगे, लोगों से सीधे जुड़कर बात कर पाएंगे। इसीलिए लिस्ट में सबसे ऊपर सौरभ गांगुली को रखा गया है। बंगाल में बीजेपी का लगातार जीत का प्लान चल रहा है। मिशन बंगाल पर बीजेपी लगातार काम कर रही है और इसी काम के मद्देनजर जेपी नड्डा आज अभिषेक बनर्जी के गढ़ में पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, वो तस्वीरें हम यहाँ पर आप तक पहुंचाएंगे और जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अब लोकतंत्र के नए मंदिर का यहाँ पर निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि देश को लोकतंत्र का नया मंदिर मिलने वाला है और आज पीएम मोदी नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। लेकिन ये नया संसद भवन कैसा होगा, कितनी लागत आएगी, कितने वक्त में बनकर तैयार हो जाएगा, किस आकृति का होगा, आपके तमाम सवालों का जवाब ये रिपोर्ट देगी। संसद भवन की नई बिल्डिंग की योजना जमीन पर उतरने जा रही है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नए भवन का निर्माण मौजूदा भवन के पास किया जाएगा।
आजादी के 75 साल पूरा होने के समय देश को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहीं पर संसद भवन की नई बिल्डिंग का निर्माण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जगह पर आकर के भूमि पूजन करेंगे। यहीं पर बनेगी नई संसद भवन। आप देख सकते हैं निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। टाटा कंपनी को इसका कंस्ट्रक्शन का काम दिया। लगभग 2000 से ज्यादा लोग इस पर कंस्ट्रक्शन का कार्य करेंगे यहाँ पर, और 2022 तक ये बिल्डिंग पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है, अभी भी काम चालू है यहाँ पर। लेकिन इस पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है काफी बड़ी होगी। लगभग 64,500 वर्ग मीटर में ये बिल्डिंग फैली होगी और लगभग 1200 से ज्यादा सांसद इसमें बैठेंगे। 888 से ज्यादा लोकसभा सीटें होंगी इस बिल्डिंग में। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत एक नए त्रिकोणीय संसद भवन, एक संयुक्त केंद्रीय सचिवालय और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ के पुनर्निर्माण की योजना है। आजादी के 75वें वर्ष यानी 2022 में संसद सत्र नई बिल्डिंग में आयोजित किया जाएगा। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत करीब 862 करोड़ रुपए की लागत से नई बिल्डिंग बनाने का टेंडर मिला है। ये कुल 64,500 971 करोड़ की लागत से बनेगा। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को इसका काम का आवंटन किया गया है। इसकी डिजाइन HCP डिजाइन और मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार की गई है। 2024 तक इसका हमने लक्ष्य रखा है। वर्तमान संसद भवन को देश की पुरातात्विक संपत्ति के तौर पर संरक्षित रखा जाएगा। संसद के मौजूदा भवन को ब्रिटिश काल में एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। तो इस रिपोर्ट में आपने जाना कि क्या कुछ सहूलियत होंगी। मौजूदा संसद भवन से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा आकर्षक और ज्यादा सुविधाओं से लैस रहेगा नया संसद भवन, और अभी गोल आकार में है वो त्रिभुज आकार में होगा। नई संसद की तस्वीर देखिए कैसी होगी। आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं संसद भवन का ये पूरा इलाका है जहां फिलहाल संसद भवन बनी है और संसद की कार्रवाई यहीं से चलती है और इसी इमारत के पास प्रस्तावित नई संसद भवन का निर्माण होगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है कि अब नए भवन का आकार बदल जाएगा। जैसे मैंने कहा कि गोल की जगह त्रिभुज होगा। इसी इलाके के पास ही राष्ट्रपति आवास भी है, साथ ही साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक भी है जहां पर रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग का कार्यालय भी चलता है। अब नए संसद भवन की शुरुआत आज प्रधानमंत्री के हाथों ही शुभ हाथों से होनी है। बिल्कुल, और देखिए 3 किलोमीटर लंबे राजपथ की तस्वीर जो है वो कैसी हो जाएगी वो भी समझ लीजिए। राष्ट्रपति भवन अपनी जगह पर रहेगा, वहीं राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के दोनों तरफ भारत सरकार के जो सभी कार्यालय हैं वो हो जाएंगे। एक तरफ संसद भवन, बाकी जो सांसदों के चैम्बर होते हैं वो होंगे, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर होगा, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का आवास बनेगा जिसके पास ही केंद्रीय सचिवालय भी होगा। इस इलाके में कृषि भवन, रेल भवन, शास्त्री भवन होंगे। बिल्कुल, और देखिए ये पूरा इलाका जो है उसके नीचे से शटल सर्विस या फिर मोनो रेल बनाने की भी तैयारी है। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो सभी विभाग के मंत्री और अधिकारी होते हैं वो एक दूसरे तक बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे और इससे फायदा ये भी होगा कि किसी भी तरह का काम जो है वो अब बहुत आसानी से हो पाएगा। कुछ ही देर का इंतजार यहाँ पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच के वहां पर शिलान्यास करेंगे और इसकी शुरुआत यहाँ पर निर्माण की कर